हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पीबी शैली की लिखी एक पोएम टू अ स्काईलार्क, या इसको हम ओड टू स्काईलार्क भी कह सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम पीबी शैली की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं पीबी शैली की, जिसका पूरा नाम पर्सी बायसी शैली था। ही वॉज बॉर्न इन 1792 इन ससेक्स, इंग्लैंड। और ये बहुत ही एक वेल ऑफ रिस्पेक्टेबल फैमिली, जो लैंड ओनर्स की थी, ज़मींदारों की फैमिली में ये पैदा हुए थे। एंड वो ईटन और ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, और लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको एक बड़ा ऑब्जेक्शनेबल सा पैम्फलेट द नेसेसिटी ऑफ अथीज्म लिखने की वजह से उनको एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया। इसमें उन्होंने गॉड की एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया था। वो अपनी ज़िंदगी में एक नास्तिक थे, एक अथीस्ट थे, और ये हमें उनकी बहुत सारी पोएम्स के ज़रिए पता चलता है। लेकिन वो नेचर की पूजा करते थे। उनके लिए वो एक, जैसे पैगन्स होते हैं, अपने उस रिलीजन को फॉलो करते हैं जिसमें नेचर, गॉड और गॉडेसेस की पूजा होती है। अपनी सारी पोएम्स में वो यही बताते हैं कि किस तरह से अर्थ इतनी महान है, या स्काई इतना महान है, या बादल एक मिथ मेकर है। तो इस तरह से वो जो तमाम कुदरती ताकतें हैं वो उनकी पूजा करते हमें प्रतीत होते हैं। तो जो एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, जो बड़े एक आजकल के दौर में इम्पॉर्टेंट जो रिलीजन है, वो उनमें से किसी को भी फॉलो नहीं करते थे। और उस वक्त में जब उन्होंने नेसेसिटी ऑफ अथीज्म लिखा था, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि चर्च के अगेंस्ट जाना इंग्लैंड में रह के। तो इसलिए उनको उनकी यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में और भी बड़ी सारी ऐसी बातें की जो उस दौर के लिहाज से कंपैटिबल नहीं थी। जिस तरह से वो हैरियट वेस्टब्रुक, एक कॉफ़ी हाउस ओनर की ये डॉटर थी, जिनके साथ शैली का अफेयर था, और वो लोग इलोप हो गए थे, यानी कि वो भाग गए थे, उन्होंने भाग के शादी कर ली थी। उस दौर के लिहाज से ये भी बात काफ़ी अजीब थी। तो वो टारगेटेड हुए रहे इन अपनी सारी बातों की वजह से। और फाइनली 1822 में उनकी डेथ हो गई, क्योंकि जिस बोट में वो सफ़र कर रहे थे गल्फ ऑफ स्पीजिया में, और एक वहाँ पे तूफ़ान आने की वजह से वो बोट डूब गई, और इस तरह से उनकी डेथ हो गई। तो सारी ज़िंदगी वो एक रेवोल्यूशनरी पोइट रहे। उन्होंने तमाम जो पोएम्स लिखी, जो भी कुछ लिखा, उन्होंने लीक से हट के अलग तरह के जो किस्से थे, अलग तरह की जो बातें थी, जो ट्रेडिशंस को चैलेंज करती थी चीज़ें, वो सारी बातों को वो अपनी पोइट्री में जगह देते थे। उनके मेजर वर्क्स थे द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, प्रोमीथियस, अनबाउंड, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, इनके मेजर वर्क थे। इसके अलावा उनका लिरिसिज्म कमाल का है। उनकी सारी पोएम्स में, चाहे वो टू द वेस्ट विंड हो, या द क्लाउड हो, या टू अ स्काईलार्क हो, उनमें कमाल का लिरिसिज्म है। और उनकी जो क्वालिटी ऑफ पोइट्री है, जिसमें वो अपने जो लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, सिमिलीज और मेटाफर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो अपनी पोएम्स को लिखते थे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की पोएम टू अ स्काईलार्क। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टू अ स्काईलार्क जो है वो शैली की एक फाइनेस्ट जो लिरिक्स हैं उनमें से एक है, और ये उनके एक एक्चुअल एक्सपीरियंस से पे बेस्ड है, जिसमें पोइट ने स्काईलार्क एक बर्ड है, और ये वो बर्ड है जो बहुत ऊंचा उड़ता है धरती पे, बहुत नज़दीक से, जैसे चिड़ियाँ और कौवे उड़ते हैं इस तरह से नहीं, ये काफ़ी ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है। तो इन्होंने एक बार ये गाना सुना, स्काईलार्क को गाते हुए सुना, तो तब से उस गाने ने उनके दिमाग पे इतनी गहरी जो छाप छोड़ी, वो इतना मेलोडियस लगा उनको गाना की शैली। ये एक पोएम जो बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, इसको लिखने को वो इंस्पायर हो गए। और सारी पोएम में वो यही ढूंढते रहते हैं कि ऐसी क्या बात है स्काईलार्क के गाने में जिसमें इतनी खुशी झलकती है उसके गाने में। और
किस तरह से, कौन सी वो वजह है जो उसको इतनी खुशी देती है कि वो इतनी ब्यूटीफुल और इतना प्योर जो मैजिक है अपने म्यूज़िक के माध्यम से वो क्रिएट कर लेता है। वो सारी पोएम में यही ढूंढने की कोशिश करते हैं, और दुनिया में जो तमाम खूबसूरत और मेलोडियस चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे सीन्स हैं, वो सभी के साथ स्काइलार्क के सॉन्ग को कंपेयर करते हैं, और आखिर में वो यही पाते हैं कि स्काइलार्क का जो सॉन्ग है वो दुनिया का एक बेहतरीन आर्ट का नमूना है। तो इस तरह से सारी पोएम एक बड़ी एक डिवाइन लाइट उस पोएम में मुझे लगता है कि उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग नेचुरल ऑब्जेक्ट से, सीन से, साइट से, साउंड से जो स्काइलार्क के जो सॉन्ग का कंपैरिजन किया गया है। तो चलिए मैं लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये बहुत ऐसा नहीं है कि इसमें एक एक वर्ड समझने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें लिरिसिज्म है। जब हम बार बार रुकते हैं तो वो लिरिसिज्म जो है उसकी लय जो है, उसका रिदम जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज पे उसने पोएम लिखी हुई है। Hail to thee, blithe spirit, but thou never were, that from heaven or near it pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. Hail to thee, welcome कर रहे हैं वो, hail means welcome, blithe spirit, happy spirit. तो स्काईलार्क को डायरेक्ट एड्रेस है इसमें, और शैली पोइट इसमें कह रहा है कि वो वेलकम कर रहा है इतनी हैप्पी स्पिरिट का अपनी ज़िंदगी में। वो कहता है बर्ड तो तुम कभी नहीं थे, यू आर नो मोर अ बर्ड, पक्षी नहीं हो तुम तो एक ऐसी जॉयस स्पिरिट हो, एक ऐसी खुशी देने वाली रूह हो, आत्मा हो, जो सीधी हेवन से आई है। क्योंकि वो बहुत ऊंची उड़ान भरता है तो ऐसे लगता है कि वो हेवन के आसपास ही उड़ता है। तो शायद उसका जो सोर्स ऑफ जॉय है वो हेवन ही है, जहाँ पे परमानेंट खुशियाँ रहती हैं। और यही जो खुशियाँ हैं वो जो डीपेस्ट फीलिंग है, जो डीपेस्ट जॉयज़ हैं उसके हार्ट की, वो अपने गानों में डाल देता है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, प्रोफ्यूज़, और दूसरा वर्ड है अनप्रीमेडिटेटेड। प्रोफ्यूज़ का मतलब बहुत सारे, जो बहुत दिल से निकले हुए बहुत सारे, स्ट्रेन्स मीन्स सॉन्ग्स, और अनप्रीमेडिटेटेड मतलब स्पॉन्टेनियस, डायरेक्ट जो दिल से निकलते हैं, पहले से कंपोज नहीं किए हुए, उसने लिख के नहीं रखे हैं अपने वो जो धुनें हैं या मेलोडी है, वो ऑन द स्पॉट क्रिएट करता है। इसे स्पॉन्टेनियस हम कहते हैं या अनप्रीमेडिटेटेड कहते हैं। तो उसके गाने एकदम स्ट्रेटली दिल से निकलते हैं, शायद वो यही वजह है कि उसके गाने इतने मेलोडियस होते हैं। Higher still and higher from the earth thou springest, like a cloud of fire. The blue deep thou wingest, and singing still does soar, and soaring ever singest. इसका मतलब है कि स्काईलार्क जो है वो अर्थ से अपवर्ड, आसमान की तरफ जाता है, और हायर से हायर ब्लू स्काई में वो उड़ता रहता है। और इस तरह से वो ब्लू स्काई में नज़र आता है जैसे एक फायर का क्लाउड जो है वो अपवर्ड राइज कर रहा है, ऊपर उड़ रहा है तेज़ी से, और ये ऊपर उड़ता रहता है, फ्लाई करता रहता है और गाना गाता रहता है। और ये फ्लाइंग और सिंगिंग जो है उसकी साइमल्टेनियसली चलती है, इकट्ठा चलती है। इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द sunken sun over which clouds are brightening, thou dost float and run like an unbodied joy whose race is just begun. इन द गोल्डन लाइटनिंग, यानी कि जो सन है वो अभी अभी राइज हो रहा है, वो अपने होराइजन से, अपने क्षितिज से ऊपर आ रहा है, और अपनी जो फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग है, जो अपनी किरणें हैं, वो बिखेर रहा है। और उन किरणों के आगे जो क्लाउड्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं। तो आपने कभी देखा हो सन की लाइट के आगे जब क्लाउड्स आ जाते हैं और वो भी ब्राइट चमकने लगते हैं, और वो फ्लोट कर, और जो स्काईलार्क है वो बादलों के आगे ऐसे लग रहा है जैसे फ्लोट कर रहा है। वो ऑफ कोर्स वो उड़ रहा है, वो आसमान का परिंदा है, और लेकिन वो क्लाउड्स के आगे जो कि सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं, उसके आगे ऐसा लग रहा है जैसे वो फ्लोट कर रहा है और रन कर रहा है, लाइक एन अनबॉडीड जॉय। अब अनबॉडीड जॉय से यहाँ पे मतलब है कि द स्काईलार्क इज़ नो मोर अ मॉर्टल, वो एक
प्राणी नहीं है, वो एक स्पिरिट बन गया है, वो एक रूह बन गया है, फॉर्मलेस है, वो उसकी कोई बॉडी नहीं है, वो एक स्पिरिट बन गया है। और इसी वजह से वो इतना, जैसे उसने अपनी जो अर्थली कॉयल है, बॉडी है, उसको छोड़ दी है और वो इतना जैसे मुक्त हो गया है। शायद यही वजह है कि वो इतना खुश है और उसने हेवन के लिए जैसे अपनी एक जर्नी शुरू की है। जैसे हम कहते हैं कि बंदा स्वर्ग में जा रहा है, जन्नत में जा रहा है, तो वो कितना इस सिचुएशन में है कि वो कितना खुश है। तो वो जॉय इसलिए है क्योंकि वो हम लोगों की तरह इंसान नहीं है। तो सारे कष्ट इसी वजह से हैं कि हम इंसान हैं, इंसान के जन्म में हैं। तो शायद उसने इंसान का या धरती पे रहने वाले किसी जीव का जन्म छोड़ दिया है, क्योंकि वो बॉडीलेस हो गया है, एक रूह बन गया है, इसलिए वो इतना खुश है। The pale purple even melts around the flight like a star of heaven in the broad daylight. Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight. The pale purple even पे यहाँ पे मतलब है इवनिंग, शाम से। अब जो सन है वो शाम के वक्त पेल पर्पल कलर का हो गया है, लाइट पर्पल शेड का हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि सब थोड़ा अंधेरा हो जाता है और सब कुछ मेल्ट हो रहा है, जैसे चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। तो इसलिए स्काईलार्क भी नज़र नहीं आ रहा। बट लाइक अ स्टार ऑफ हेवन जिसको हम मॉर्निंग स्टार या ध्रुव तारा कहते हैं, उसकी तरह वो एक ब्रॉड डे लाइट में भी जैसे ध्रुव तारा नज़र आता है। लेकिन जो स्काईलार्क है, दाउ आर अनसीन, तुम दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उसके गाने की वजह से महसूस किया जा सकता है कि स्काईलार्क यहाँ आसपास ही है, क्योंकि वो उड़ रहा है, उड़ते उड़ते वो गा रहा है, नज़र नहीं आ रहा लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, जिससे पता लगता है कि वो यहीं पे कहीं है। Keen as are the arrows of that silver sphere whose intense lamp narrows in the white dawn clear until we hardly see we feel that it is there. अब रात का वक्त हो गया है। Keen as are the arrows of that silver sphere. सिल्वर स्फीयर यहाँ पे मून को कहा गया है, जो अपनी सिल्वरी शार्प जो एरोज की तरह की लाइट है वो सब तरफ उसने फैला दी है। और यही जो लाइट है वो मॉर्निंग के टाइम और मॉर्निंग तक जाते जाते ये लाइट जो है वो फेड होती जाती है इन द वाइट डॉन क्लियर। मॉर्निंग में क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत होती है और चांद की रोशनी जो है वो फेड आउट हो जाती है, और चाहे मून उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता ना, हमें इनविजिबल हो जाता है, सॉरी अवेलेबल तो होता है, इनविजिबल हो जाता है, हमारी आइज़ को नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी हम ये महसूस कर सकते हैं कि मून यहीं पे ही है। इसी तरह चाहे स्काईलार्क हमारी आंखों से ओझल होता है, लेकिन उसका म्यूज़िक सुनते हुए हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। All the earth and air with thy voice is loud, as when night is bare, from one lonely cloud the moon rains out her beams and the heaven is overflowed. सारी धरती और आसमान तुम्हारी आवाज़ से भर चुका है, मतलब इट इज़ ओवरफ्लोइंग विद योर वॉइस, विद द वॉइस ऑफ स्काईलार्क, एज व्हेन नाइट इज़ बेयर। और जब रात को मून बादलों के पीछे से नज़र आता है, अपीयर होता है फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, बादल के पीछे से, द मून रेन्स आउट हर बीम्स, और जो मून है वो अपनी किरणें फैला देता है सब तरफ। मून के जब जैसे ही मून के आगे बादल आता है तो ऐसा लगता है कि मून नहीं है, डिसअपियर हो जाता है, लेकिन जैसे ही मून आता है तो सारा आसमान, हेवन इज़ ओवरफ्लोड, सारा आसमान मून की रोशनी से भर जाता है। ठीक उसी तरह ही स्काईलार्क के गाने से पूरा आसमान ओवरफ्लो कर रहा है, उसका गाना हर तरफ इको कर रहा है। ये कंपैरिजन्स हैं, बार बार स्काईलार्क के सॉन्ग का कंपैरिजन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से वो कर रहा है, कभी सूरज की रोशनी से, कभी चांद की रोशनी से। जिस तरह से आगे पोएम बढ़ेगी वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से उसका कंपैरिजन करके बताएगा हमें। वट आर दाउ वी नो नॉट, वट इज़ मोस्ट लाइक दी, from rainbow clouds there flow not drops so bright to see as from thy presence showers a rain of melody. अब यहाँ पे पोइट कहता है कि हमें नहीं पता
तुम क्या हो, तुम कौन हो, किस तरह के हो, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि रेनबो के बाद जो क्लाउड्स बनते हैं, अगर उनमें से ड्रॉप्स पास होते हैं, यानी कि जब बारिश के बाद आसमान में, हम सबको पता है बारिश के बाद आसमान में जो ड्रॉप्स रह जाते हैं, जब सनलाइट उसमें से क्रॉस करती है तो वो सारे जो कलर्स हैं वो नज़र आते हैं। जो सन की रोशनी है वो जो ड्रॉप्स में से गुजरती है तो इंद्रधनुष बनाती है, रेनबो बनाती है। इसका मतलब है कि वो ड्रॉप्स कितने क्लियर होते हैं। लेकिन यहाँ पे पोइट कहता है कि वो ड्रॉप्स भी उतने क्लियर नहीं होते जितनी तुम्हारी जो मेलोडी है, जितना तुम्हारे गाने को गाने से आसमान जो है वो इतना क्लियर हो जाता है, इतना रेनबो क्लाउड्स के ड्रॉप से भी नहीं होता। योर प्रेजेंस जो है, उसकी जो रेन ऑफ मेलोडी जो वो क्रिएट करती है, वो रेनबो क्लाउड से भी ज़्यादा ब्राइट है। Like a poet hidden in the light of thought, singing hymns unbidden, till the world is wrought to sympathy with hopes and fears he did not. तुम्हारा गाना इस तरह का है। देखिए, ये लाइक से शुरू होता है स्टैंजा, यानी कि वो एक सिमिली से ही शुरू होता है। लाइक अ पोइट हिडन, पोइट हिडन का मतलब है जब एक पोइट पोएम लिखने से पहले विचारों में गुम होता है, जब वो सोच रहा है। हिडन का यहाँ पे मतलब गुम होना, लॉस्ट इन थॉट्स, इन द लाइट ऑफ थॉट, सोचना। और वो सोच रहा है कि वो किस तरह के स्पॉन्टेनियस गाने लिखेगा। फिर वो सोचता है कि वो ऐसा कुछ लिखेगा कि जिसका जो असर है गाना लिखने के बाद, बाहर आने के बाद, पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ेगा उस गाने पे। तो कभी कभी पोइट को ऐसे लगता है जैसे उसको कोई सुन नहीं रहा है, उसके गानों का असर नहीं हो रहा है, लेकिन वो लिखना नहीं छोड़ता, वो लिखता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब सारा वर्ल्ड उसे अप्रिशिएट करने लग जाता है। तो पोइट कहता है कि स्काईलार्क भी ऐसा ही है, ही कीप्स ऑन सिंगिंग एंड सिंगिंग, वो गाना गाता रहता है और फाइनली उसका असर देखने को मिल रहा है कि पोइट कितना मूव हो गया है उसका गाना सुन के। तो यहाँ पे एक पोइट के दिल का हाल, क्योंकि वो खुद एक पोइट है तो वो अपने दिल का हाल जनरलाइज कर रहा है। पोइट, किसी भी पोइट के दिल का हाल यहाँ पे स्काईलार्क के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा है। Like a high-born maiden in a palace tower, soothing her love-laden soul in secret hour, with music sweet as love which overflows her bower. फिर से कंपैरिजन किया है स्काईलार्क के गाने का एक बहुत हाई बॉर्न मेडन का मतलब एक बहुत बड़े घराने की जो एक लड़की है जो कि एक पैलेस टावर में रहती है, एक बहुत बड़े राजमहल। हमने टावर में जो पैलेस, जिस तरह से रिपंजल राजकुमारी रहती थी वहाँ पे, और वो लव सिक है, वो अपने प्रेमी की याद में गाना गा रही है, अपने टावर में बंद है, वो मिल नहीं पा रही है, वो लव सिक सॉन्ग गाती है। तो वो इतने सीक्रेट आर का मतलब लोनलीनेस, तो लोनलीनेस में अपने प्यार का जो गाना है वो गा रही है, अपने लवर को याद कर रही है। तो वो कहती है कि ये म्यूज़िक इतना स्वीट होता है कि जिससे सारा कमरा भर जाता है और सारा आसमान भर जाता है। ठीक उसी तरह से स्काईलार्क का जो सॉन्ग है वो हम पे असर करता है और वो ओवरफ्लो हो जाता है पूरे हेवन में। Like a glowworm golden in a dell of dew, skittering unbeholden its aerial hue among the flowers and grass which screen it from the view. यहाँ पे स्काईलार्क के गाने का जो कंपैरिजन है वो जुगनुओं से किया गया है, ग्लो वर्म से, कि वो किस तरह से एक वैली में पौधों में पत्तों पे छिपे होते हैं। स्कैटरिंग अनबिहोल्डन, वो जब तक जगते नहीं हैं, लाइट नहीं आती है, तब तक हम उन्हें जान नहीं पाते कि वो कहाँ पे बैठे हैं। फिर उनकी फेंट लाइट से हमें पता लगता है कि वो कहाँ पे हैं, फ्लावर्स में, ग्रास में, और आँखों के सामने एकदम से आ जाते हैं जहाँ पे वो पहले नहीं थे। तो इसी तरह से स्काईलार्क हमें नज़र आता है अपने गाने के थ्रू। जब भी वो गाना गाता है इतना ब्राइट कि वो सारा जो है हमारा मन रोशन हो जाता है। Like a rose embowered in its own green leaves by warm winds deflowered, till the scent it gives makes faint with too much sweet those heavy winged thieves.
बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक रोज़ जो कि अभी खिला नहीं है, पत्तों से, ग्रीन पत्तों से कवर्ड है, अपने ही पत्तों से कवर्ड है, लेकिन क्या है, हवा चलती है और उसकी खुशबू को उड़ा ले जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि एक रोज़ आने वाला है, खिलने वाला है। तो उसकी खुशबू हमें ये बता देती है। हैवी विंग्ड थीव्स बताया हुआ है हवाओं को, कि जो उसका सेंट, जो उसकी खुशबू चुरा के आगे ले जाती हैं और हमें एक रोज़ के होने का एहसास हो जाता है। तो उसी तरह से स्काईलार्क के गाने से हमें स्काईलार्क के होने का एहसास होता है। Sound of vernal showers on the twinkling grass, rain awakened flowers, all that ever was joyous and clear and fresh, thy music surpass. वर्नल शावर्स होते हैं स्प्रिंग सीजन में, जो थोड़ी थोड़ी बारिश होती है और मौसम को बड़ा खुशगवार बना देती है। और ट्विंकलिंग ग्रास, ग्रास पे जब बारिश की बूंदें चमकती हैं, ट्विंकल करती हैं, तो वो बहुत सुंदर एक दृश्य बन जाता है और ऐसा लगता है जैसे बारिश ने फूलों को जगा दिया है, रेन अवेकन्ड, जगा दिया है। और ये सारा सीन इतना जॉय देने वाला, क्लियर, फ्रेश, बहुत ही खूबसूरत, एक नायाब जो सीन है हमारे सामने कुदरत बना देती है। लेकिन जो तुम्हारा म्यूज़िक है वो इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। Teach us, sprite or bird, what sweet thoughts are thine, I have never heard. Praise of love or wine that panted forth a flood of rapture so divine. वो कह रहा है कि तुम हमें बताओ, तुम स्पिरिट हो या बर्ड हो, क्या हो, हमें कुछ सिखाओ कि क्या ऐसी खुशगवार ब्यूटीफुल थॉट्स हैं तुम्हारे मन के अंदर। इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह का म्यूज़िक है, मेलोडी है, मैंने कभी नहीं सुनी। ना ही प्यार में, ना ही शराब के नशे में इन दोनों चीज़ों को कहा जाता है कि दर्द बाहर आता है, मेलोडी बाहर आती है। लेकिन वो कहता है कि इतना जो रैप्चर है, इतनी मेलोडी है, इतनी जॉयफुलनेस है, जैसे एक डिवाइन एहसास होता है, एक पारलौकिक अनुभव जो होता है, वो मैंने कभी भी किसी भी माध्यम से नहीं सुना जितना तुम्हारे गाने में होता है। ये मुझे भी सिखाओ। Chorus high menial or triumphant cant, matched with thine would be all but an empty want, a thing wherein we feel there is some hidden want. कोरस हाई मीनियल का मतलब है कि मैरिज पे गाए जाने वाले गाने, और ट्रायम्फेंट कॉन्ट का मतलब है विक्ट्री सॉन्ग्स, जो जीत के जश्न में गाने गाए जाते हैं। वो कहते हैं किसी का भी हम तुम्हारे साथ कंपैरिजन करें ना, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे गाने के अलावा बाकी जो भी गाने हैं, वो चाहे कितने भी बेहतरीन क्यों ना हो, बस वो वर्थलेस हैं, सिर्फ उनकी बातें ही होती हैं उनमें कुछ नहीं। और हर तरह के गीत में हमें ऐसा लगता है कि कुछ डेफिशिएंसी है, कुछ कमी है। सिर्फ तुम्हारा ही म्यूज़िक है जो पूरी तरह से कंप्लीट है, पूर्ण है। What objects are the fountains of thy happy stream? What fields or waves or mountains? What shapes of sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of pain? तुम्हारे ये जो गाने हैं, हैप्पी सॉन्ग्स हैं, असल में उसका स्रोत क्या है? फाउंटेन हेड, ओरिजिन कहाँ से है? कहाँ से इतनी खुशी आती है तुम्हारे गानों पे? किन फील्ड्स पे तुम घूमते हो? किन वेव्स के ऊपर आसमान में, जैसे तुम किस ओशन की वेव्स के ऊपर, किन माउंटेन्स के ऊपर, या किस तरह के स्काई, या किस तरह की ज़मीन पे तुम उड़ते हो। और शायद ये तुम्हारा किसी के प्रति कोई प्रेम है, लेकिन जो भी है, इतनी पेनलेस लाइफ को तुम किस तरह से प्रेजेंट करते हो अपने गाने के थ्रू, जिसमें दर्द का नामो निशान नहीं है। बार बार पोइट इसी बात पे स्ट्रेस देता है कि स्काईलार्क के सॉन्ग में खुशी ही खुशी है, उसमें कहीं भी दर्द नहीं है। With thy clear keen joins languor cannot be, shadow of annoyance never came near thee, thou lovest but never knew love's sad satiety. इतना क्लियर जो जॉय है, जिसमें डलनेस का नामो निशान नहीं है, जिसमें एंगर नहीं है, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, सिर्फ प्यार है, सिर्फ खुशियाँ हैं। ऐसा लगता है गाना सुन के कि तुम्हें पता भी नहीं है कि सैडनेस होती क्या है।
Waking or asleep, thou of death must deem things more true and deep than we mortals dream. Or how could thy notes flow in such a crystal stream? सोते जागते ऐसा लगता है कि जो स्काईलार्क है उसको ज़िंदगी और मौत के बारे में बहुत क्लियर और बहुत अच्छी तरह से ज्ञान है, नॉलेज है। हम इंसानों से, वी मॉर्टल्स, जितना हम इंसानों को ज़िंदगी और मौत के बारे में पता है, स्काईलार्क को इससे कहीं ज़्यादा पता है। अदरवाइज़ उसके गानों में थॉट की इतनी क्लैरिटी हो ही नहीं सकती। ये थॉट है, ये उसका ज्ञान है, ये उसकी नॉलेज है जो हमें उसके गानों की क्लैरिटी में मिलती है। We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. यहाँ पे स्काईलार्क और इंसान के जो थॉट्स हैं, जो गाना है, जो ज़िंदगी है, उसका कंपैरिजन किया गया है। और ये अगर हम माने कि बहुत ही जो बेहतरीन चंद लाइंस होंगी पोइट्री की किसी भी लैंग्वेज में, तो ये उनमें से एक आती है। बहुत खूबसूरत लाइंस लिखी हैं। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, हम बिफोर मतलब पास्ट और आफ्टर मतलब फ्यूचर। हम इंसान सिर्फ जो हो चुका है या तो उसका गम मनाते रहते हैं, या जो होने वाला है हम उसकी चिंता करते रहते हैं। एंड पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट, और जो नहीं है उसकी वजह से हम सफ़र करते रहते हैं, दुख मनाते रहते हैं हम उस बात का कि क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। तो मतलब ये सारी चीज़ें। आर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज़ फ्रॉड, जब हम बहुत सिंसेरली भी, दिल से भी हंसते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं दर्द का कोई निशान ज़रूर रह जाता है। यानी कि हम इंसानों को खुश होना नहीं आता है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, हमारे जो बहुत जॉयस गाने भी हैं, बहुत मीठे गाने जिनको हम कहते हैं, बहुत मेलोडियस गाने भी हैं, वो वही हम उनको मानते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दर्द के बारे में बताते हैं। तो ये तो ह्यूमन बीइंग की सच्चाई है। हमें सैड सॉन्ग्स बड़े पसंद हैं, हम अपनी पसंद के गाने भी लगाएं तो हम कहेंगे कि रफ़ी के सैड सॉन्ग सुनने हैं या मुकेश के सैड सॉन्ग सुने हैं, हमें उनसे ही ज़्यादा तसल्ली मिलती है। तो पोइट के विचार में यही वजह है, हमारी थॉट्स ही ऐसी हैं कि हम दर्द में रहना चाहते हैं, हम अपने दर्द से बाहर ही नहीं आना चाहते। तो ह्यूमन होने की यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। तो क्योंकि स्काईलार्क एक इंसान नहीं है, वो मॉर्टल नहीं है, सबसे बड़ा फियर इंसान को यही है कि हमें हमेशा के लिए नहीं रहना। तो हमारे अंदर तक एक खौफ घर किए हुए है कि हम किसी ना किसी दिन चले जाएंगे। तो वो थॉट हमारे बाद में क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, अगर बच्चे नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं, अगर हैं तो क्यों हैं। यानी कोई चीज़ नहीं है तो भी हम उसका गम मनाते हैं तो उसकी चिंता करते हैं। तो दर्द हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते। और फिर हम सोचते हैं कि स्काईलार्क क्यों अच्छा गाता है। तो ये हमारी फितरत ही ऐसी बन गई है। आगे चलते हैं। येट इफ़ वी कुड स्कॉर्न हेट एंड प्राइड एंड फियर, इफ़ वी वर थिंग्स बॉर्न नॉट टू शेड अ टीयर, आई नो नॉट हाउ द जॉय वी एवर शुड कम नियर। हाँ, अगर वो कहता है कि हम ये सारी चीज़ें, चाहे वो नफ़रत है या हमारा घमंड है या फिर डर है, हम इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और हम ऐसा सोचें कि हमें ज़िंदगी में कभी भी दुखी नहीं होना है, आंसू नहीं बहाने हैं, तो फिर भी वो कहता है कि मुझे नहीं लगता हम तुम्हारे जॉय के, जितनी खुश तुम्हारी स्पिरिट है, हम उस पर कभी पास भी जा पाएंगे। बेटर देन ऑल मेजर्स of delightful sound, better than all treasures than in books are found, thy skill to poet were thou's corner of the ground. Better than all measures, measures का मतलब यहाँ पे म्यूजिक है। जो स्काईलार्क है वो ऐसा लगता है कि ग्राउंड से, अर्थ से नफरत करता है। स्कॉर्नर मतलब हेटर, हेट करता है, तो इसलिए वो बहुत ऊंचा उड़ता है, अर्थ से दूर ही रहता है, हायर रीजन्स में उड़ता है।
तो पोइट यहाँ पे कहता है कि अगर स्काईलार्क का सारा म्यूजिकल स्किल हम में आ जाए तो वो भी स्काईलार्क जैसे सॉन्ग, ब्यूटीफुल और मेलोडियस सॉन्ग, रैप्चरस सॉन्ग प्रोड्यूस करने के बारे में सोच सकता है। शायद वो कर लेगा। और ये सारे जो जॉयफुल सॉन्ग्स हैं वो सारे अगर हम चाहें कि प्रोड्यूस करना है, मतलब कहने का ये है कि अगर दुनिया में किताबों में जितनी भी नॉलेज है हम वो सारी भी हासिल कर लें, बेटर देन ऑल ट्रेजर्स, जितने भी ख़जाने हैं दुनिया में हम उन सबको हासिल कर लें, या किताबों में जितनी नॉलेज है उन सभी को हासिल कर लें, तो अगर हम में वो टैलेंट आ जाए गाने कंपोज करने का भी, तो भी वो कहता है हम स्काईलार्क की तरह के सॉन्ग क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वो अर्थ के पास नहीं आता। तो जो अर्थ है वो एक, हम कह सकते हैं कि वो दुखों की बस्ती है, दर्द की बस्ती है। अगर हम इंसान यहाँ पे बसते हैं तो ये हमारी एक किस्मत में हो जाता है कि हम इस दर्द के साथ ही जिएंगे। तो स्काईलार्क जैसी खुशगवार तबीयत जो है, उसके जैसा जॉयस जो एक फीलिंग है वो हम में कभी नहीं आ सकती, वो स्काईलार्क के गाने में ही है। और लास्ट में पोइट कहता है, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, द वर्ल्ड वुड शुड लिसन देन एज आई एम लिसनिंग नाउ। लास्ट में उससे कहता है कि मुझे जितनी तुम में खुशी है उससे आधी सिखा दो किस तरह से हासिल करते हैं। सच हारमोनियस मैडनेस, देखिए कितना खूबसूरत फ्रेज है। लुक एट द ब्यूटी ऑफ द वर्ड्स, हारमोनियस मैडनेस। अब जब हारमोनी ख़त्म हो जाती है, हम हारमोनाइज नहीं होते, हमारा ब्रेन हारमोनाइज नहीं होता, तो वही मैडनेस होती है। लेकिन वो मैडनेस जिसमें हम हारमोनियसली बिहेव करते हैं, ऐसी मैडनेस, यानी कि खुशियों में जब हम पागल हो जाते हैं, ऐसी जो हारमोनियस मैडनेस है मुझे सिखा दो कि मेरे लिप से तुम जैसे जो गाने हैं वो कंपोज हो पाए, तो सिर्फ तभी दुनिया मुझे सुनेगी जिस तरह से आज मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे हम लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे बर्ड स्काईलार्क को एक डिवाइन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और डिवाइन सोर्स ऑफ पोइट्री कहा गया है। तो यहाँ पे पोइट ये कहना चाहता है कि जो स्काईलार्क है वो परफेक्शन का सिंबल है, ये एक सोरिंग स्पिरिट ऑफ पोइट्री है, उसकी एम्बॉडीमेंट है, जिसकी तरफ पोइट इंस्पिरेशन के लिए जो है वो देखता है। अगर वो स्काईलार्क के जैसे गाना गाना शुरू कर दे तो उसे विश्वास है कि दुनिया उसे सुनना शुरू कर देगी, उसी अटेंशन से, उसी फैसिनेशन से जिससे आज वो स्काईलार्क को सुन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम फाइनल एनालिसिस करें तो जो पोइट्री का थीम है ये बर्ड का सॉन्ग नहीं है, रादर उसकी जो पावर ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन है वो है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, हमें सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और कौन कौन से वीडियो, कैसे वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।